हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो गाइज, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीमन एनालिसिस। अब सीमन क्या होता है? जो फ्लूइड इजैकुलेट करता है मैन से जो फ्लूइड इजैकुलेट होता है उसको हम सीमन कहते हैं। और इसमें क्या क्या होता है? स्पर्म्स होते हैं, सिक्रीशंस होते हैं, जो भी हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं मेल के, और उनके क्या है जो प्रोस्टेट होता है उसके जो भी सिक्रीशंस होते हैं वो सारे क्या है सीमन में प्रेजेंट होते हैं। फिर बारी आती है इंडिकेशंस की कि हम सीमन एनालिसिस क्यों कराते हैं या हम सीमन एग्जामिनेशन क्यों कराते हैं। तो अगर मेल का इनफर्टिलिटी का अगर हमारे पास केस आता है तो उस केस में हम सीमन एनालिसिस करा के देखते हैं। स्पर्म डोनर इवेल्युएशन है कि कोई अगर अपना स्पर्म डोनेट करने वाला है तो उसके लिए कर सकते हैं। या फिर जो हमारी वेसिक्टमी है उसकी कितनी इफेक्टिवनेस है, यानी कि वो अच्छे से हुई है या नहीं, उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई है, वो प्रॉपर है या नहीं है, उसकी इफेक्टिवनेस देखने के लिए भी हम जो है ये करते हैं। और कोई फोरेंसिक केस हो गया है तो उस केस में भी क्या है हम सीमन एनालिसिस करा के देखते हैं। उसके बाद बारी आती है प्रोसीजर की, या फिर हम कह सकते हैं सैंपल कलेक्शन कैसे करते हैं। तो या ये सैंपल कलेक्शन मोस्टली लेबोरेटरी में किया जाता है, और अगर लेबोरेटरी में नहीं किया गया है तो विद इन मिनट्स इसको क्या है हमें डिलीवर करना होता है लेबोरेटरी में। ठीक है। उसके बाद 2 या 5 दिन पहले से ही हमें क्या है अल्कोहल और कैफ़ीन वगैरह जो ड्रग्स वगैरह होती हैं वो नहीं लेनी होती हैं, उनको अवॉइड करना होता है। हमें जब पता है कि हमें पेशेंट का सीमेन एनालिसिस कराना है या पेशेंट को पता है कि उसका ये एग्ज़ामिनेशन होना है, तो वो क्या है उसको 2 से 5 दिन पहले क्या है ये सारी चीज़ें क्या है अवॉइड करनी है, यानी कि इनसे दूर रहना है। उसके बाद सेक्सुअल एब्सटेंस रखना है एटलीस्ट 3 डेज़ पहले से, यानी कि जब हमें एग्ज़ामिनेशन कराना है तो उसके 3 दिन पहले एटलीस्ट कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी जो है वो नहीं होनी चाहिए। अब मेथड क्या होगा सैंपल कलेक्शन का? या तो मास्टरबेशन के मेथड से करा सकते हैं, या फिर सेक्स विद कॉन्डम, या फिर सेक्स विद विड्रॉल बिफोर इजैकुलेशन। इन 3 मेथड से क्या है हम यहाँ पे सैंपल कलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसकी फिजिकल एग्जामिनेशन। वॉल्यूम कितनी होती है इसकी? नॉर्मली 2 to 5 ml जो है वो नॉर्मल रहती है। अगर वॉल्यूम कम आ रही है तो इसका मतलब वो क्या है इनफर्टिलिटी का केस हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी अपीयरेंस की। तो नॉर्मली क्या होता है, ये वाइटिश होता है, ओपेक होता है, थोड़ा सा थिक विस्कस जो है ये फ्लूइड होता है। इसकी क्या होती है वाइट टर्बिडिटी होती है। अगर वो वाइट टर्बिडिटी इसमें प्रेजेंट है तो क्या होगा इन्फेक्शन वहाँ पे क्या है प्रेजेंट है। रेड कलर है तो क्या होगा आरबीसी का इन्फेक्शन है या फिर कैंसर है यूरिनरी ट्रैक्ट का। येलो कलर अगर देखने को मिल रहा है तो यानी कि यूरिन कंटामिनेशन है या फिर किसी मेडिकेशन की वजह से जो है वो हो सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी पीएच की। तो नॉर्मली क्या होती है ये एल्कलाइन नेचर का होता है, यानी कि 7.2 to 8 जो है इसकी पीएच हमें देखने को मिलती है। विस्कोसिटी की बात अगर हम करते हैं तो ये फोल्ड ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है इसको हम फोल्ड करके देखते हैं पिपेट से, और इसकी विस्कोसिटी जो है वो चेक करते हैं। लिक्विफिकेशन टाइम क्या होता है इसका? लेस देन 30 मिनट होता है आफ्टर कलेक्शन। इसका लिक्विफिकेशन टाइम क्या होता है? लेस देन 30 मिनट्स आफ्टर द कलेक्शन, यानी कि कलेक्शन करने के बाद 30 मिनट तक जो है ये मतलब 30 मिनट से कम जो है इसका लिक्विफिकेशन टाइम होता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी केमिकल एग्जामिनेशन की। तो सबसे पहले जो होता है वो होता है फ्रक्टोज टेस्ट। इसमें क्या करते हैं हम डिटरमाइन करते हैं कि जो एंड्रोजन की डेफिशिएंसी है या फिर जो सीमन इजैकुलेट होता है, जो सीमन बाहर निकलता है उस वे में कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, कोई वहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि वो सीमन वहाँ से प्रॉपरली बाहर ना आ रहा हो, या फिर क्या हो रहा है कोई भी एंड्रोजन की डेफिशिएंसी तो नहीं हो रही है। तो इसमें क्या होता है अगर सीमेनल फ्रक्टोज की लेवल अगर लो होती है तो ये चीज़ इसमें देखने को मिलती है। मतलब फ्रक्टोज टेस्ट में हम क्या करते हैं, जो हमारा सीमेन होता है उसमें हम फ्रक्टोज की जो लेवल होती है वो चेक करते हैं। अगर वो कम है तो या तो वहाँ पे एंड्रोजन की डेफिशिएंसी है, या फिर जो सीमेन इजैकुलेट होता है उसमें कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। तो नॉर्मल कितनी वैल्यू होती है इसकी? 150 to 600 mg पर DL जो है इसकी वैल्यू होती है। उसके बाद दूसरा आता है एसिड फोस्फेटेज लेवल। इसमें क्या होता है, इसमें हम जो है एक एंजाइम प्रेजेंट होती है वजाइनल सिक्रेशन में जो कंफर्म करती है सीमन की प्रेजेंस को। हमने अभी भी पढ़ा कि फोरेंसिक केसेस वगैरह में भी जो है इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, एक एंजाइम जो है एसिड फोस्फेटेज वो प्रेजेंट होती है हमारी वेजाइनल सिक्रेशंस में। अगर वो प्रेजेंट है तो हमें पता चलेगा कि हाँ बॉडी में क्या है सीमन प्रेजेंट है। ठीक है। और इसकी नॉर्मल क्या होती है 2500 Ka यूनिट पर ml जो है नॉर्मल इसकी वैल्यू जो है देखने को मिलती है। उसके बाद हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की। तो मोटिलिटी की अगर हम बात करें तो जो मोर देन 60% है वो मोटाइल स्पर्म होते हैं, और मोर देन 25 या इक्वल टू 25% जो है वो रैपिडली प्रोग्रेसिव जो है स्पर्म्स होते हैं। नॉर्मल स्पर्म काउंट की अगर हम बात करें तो 40 to 300 मिलियन पर ml जो है ये होते हैं। स्पर्म काउंट क्या होता है?
लेस देन 20 मिलियन पर ml, और इसको हम क्या करते हैं, ओलिगोजूस्पर्मिया कहते हैं। यानी कि अगर स्पर्म काउंट 20 मिलियन पर ml से कम है तो उसको हम क्या कंडीशन कहते हैं, ओलिगोजूस्पर्मिया। अगर वो एब्सेंस है तो ओजोस्पर्मिया जो है इन केसेस में हम देखते हैं। उसके बाद हम अब डिस्कस करते हैं स्पर्म की मॉर्फोलॉजी। हम क्या करते हैं, स्मीयर बनाते हैं सीमेन का, उसको प्रिपेयर करते हैं अच्छे से, उसके बाद उसको स्टेन करते हैं, जो हमारा रोवेंस्की स्टेन होता है उसकी हेल्प से, ठीक है। अगर नॉर्मल स्पर्मेटोजोआ जो होता है हमारा, उसमें क्या क्या होता है, एक हेड होता है, नेक और एक टेल जो है उसमें प्रेजेंट होती है। अब नॉर्मल अगर कोई स्ट्रक्चर हो रहा है, अब हम यही तो चेक करेंगे ना उसकी मॉर्फोलॉजी में कि जो हमारा स्पर्म है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, उसमें हेड, एक नेक और एक टेल जो है वो प्रेजेंट होती है। लेकिन अब देखो हमारा स्ट्रक्चर एबनॉर्मल है, यानी कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो उसके हेड और टेल में जो है डिफेक्ट हो सकता है। उसका हेड जो है वो बड़ा हो सकता है या मिसशेपन हो सकता है, मतलब जो उसकी ओरिजिनल शेप होती है उससे अलग हो सकता है। उसके बाद क्रुक्ड हो सकता है, यानी कि उसके 2-3 जो है हेड हो सकते हैं, उसकी टेल डबल हो सकती है। तो ऐसे क्या है, उसके एबनॉर्मल स्ट्रक्चर्स जो हैं हमें वो देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन की। तो इसमें क्या होता है, हम डिटेक्ट करते हैं सीमन को, जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं प्रेजेंट है या नहीं है वो हम डिटेक्ट करते हैं। और उसके लिए हम क्या करते हैं, ग्राम स्टेन का यूज़ करते हैं या फिर जिल नेल्सन स्टेन का यूज़ करते हैं। और बैक्टीरिया वगैरह के केस में या ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पता करने के लिए हम क्या है, यहाँ पे कल्चर भी करा के देख सकते हैं।